चलो तो लास्ट क्लास से कोई डाउट है तो पूछ लो, कुछ भी पूछना हो तो। और नहीं है तो आज हम लोग वही जैसा कल बता दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उससे पहले कल एक क्वेश्चन हम लोग पार्शियली सॉल्व किए थे प्रोजेक्टाइल वाला, तो इसका फाइनल आंसर तुम लोग निकाले हो तो जस्ट बता दो, हम लोग जस्ट एक बार मैच कर लो। निकाले हो क्या? नहीं निकाल तो चलो ठीक है, निकालना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक एक्चुअली। देखो यहाँ पे अगर देखो ना, 2r/3 हम लिखे, बट ये 2r/3 नहीं होगा, r/6 होगा, r/2 आएगा यहाँ मल्टीप्लाई। इसलिए बोले तुम लोग कर लिया करो घर पे एक वापस से, जस्ट जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं फाइनल आंसर जस्ट निकाल लिया करो, जस्ट अगले दिन मैच कर लिया, श्योर होने के लिए। चलो हम लोग सही चलो, आगे ठीक ही है। चलो ठीक है फिर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम स्टार्ट करने से पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम का मतलब समझते हैं, वैसे तुम लोग जान रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम देखो, पहले हम लोग पार्टिकल के डिफाइन कर देंगे, एक सिंगल पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम क्या होता है, और फिर अगर बहुत सारा पार्टिकल है तो उसके लिए डिफाइन करेंगे। तो कुछ है नहीं, पार्टिकल के तो सिंगल उसका मास इनटू उस पार्टिकल का वेलोसिटी, और अगर सिस्टम में तो बहुत सारा पार्टिकल है तो सारे का निकाल लो, सभी का क्या कर दो, सम, सिंपल। जस्ट लिखना चाहे हम लोग तो लिख सकते हैं दो पार्ट में, लीनियर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल एंड लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम। लीनियर मोमेंटम मतलब तुम्हारा हो गया ये p वेक्टर। तो अगर पार्टिकल के लिए बात करें, फॉर ए पार्टिकल मोमेंटम का बात करें तो मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास मास टाइम्स वेलोसिटी। और तुम्हारा सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल है तो सिग्मा जस्ट लगा दो और कुछ नहीं करना। तो बहुत सारा अपने पास सिस्टम में है पार्टिकल फॉर ए सिस्टम, यानी फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और इसके लिए बात करें उसका आंसर 1120 मीटर आएगा। 1120 मीटर। हाँ सही है, 1120 मीटर सिस्टम ऑफ पार्टिकल तुम्हारे पास। तो तुम लिखोगे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हो जाएगा सारे का मोमेंटम का सम, m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन, जो भी हम दो ही लिख के चलते हैं जस्ट। तो जस्ट देखो इसको लोग कन्वर्ट करने वाले एक्चुअली, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बुक वगैरह में लिखा रहता है m1 v1 प्लस m2 v2 तुम्हारे पास जितना भी होगा सभी का सम। तो हम बोल रहे हैं इसको क्या करो, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दो और m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर डिवाइड करोगे m1 प्लस m2 से इसी चीज को, तो यह पूरा चीज ऐसे लिख ही देते हैं यहाँ पे हम। जस्ट नीचे में तुम क्या करो, m1 प्लस m2 लिख दो, सारे m1 प्लस m2 को हम बोल सकते हैं मास ऑफ द सिस्टम, अगर समझ पा रहे हो, इनटू m1 प्लस m2। तो पहला टर्म अगर देख पा रहे हो, पहला जो है ये जो बीच में वह वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो पहला टर्म हो गया तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा हो गया सारे सिस्टम के सारे पार्टिकल के मास का सम। हम उसको बोल देते हैं m1 प्लस m2 को मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, खत्म। तो ये तुम्हारे पास किसी सिस्टम का तुम्हें निकालना है मोमेंटम, तब तुम सबका ऐड करो, नहीं करो उससे मतलब नहीं है, तुम सीधा से क्या करो, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लो और पूरे सिस्टम के मास को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से। मतलब तुमको हर पार्टिकल की वेलोसिटी जानना जरूरी नहीं है किसी सिस्टम का। अगर तुमसे बोला जाए सेंटर ऑफ ये मोमेंटम निकालने के लिए, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जानते हो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो टोटल मास ऑफ द सिस्टम से, डायरेक्ट आ जाएगा।
ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बुक वगैरह में लिखा रहता है सिस्टम है वही चीज, मतलब वही है, सभी का सम कर रहे हो, उसी को जस्ट तुम कन्वर्ट कर दे रहे हो मास से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, तो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के टर्म्स में चला जा रहा है। और सिंगल पार्टिकल के तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो तो सिंगल पार्टिकल मतलब सीधा मास इनटू उस पार्टिकल का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास बोलो तो पार्टिकल का क्या वो खुद ही हो जाएगा, तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला होना फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर अपने पास 5-10 पार्टिकल है, सारे का वेलोसिटी दिए हुआ, तुमको उसको लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लो, मल्टीप्लाई कर दो मास से, खत्म। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम ले, सिंपल सा एग्जांपल, बाकी यहाँ का वो डायरेक्ट एग्जांपल नहीं होगा, बट जस्ट ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो एक व्हील है, मान लो एक व्हील है, ठीक है, व्हील ये जमीन पे क्या है ना, किसी एक जगह पे मतलब आगे नहीं मूव कर रहा है, जस्ट किसी एक जगह पे ऐसे घूम रहा है, एक ही जगह पे। मतलब ऐसा कुछ करो कि तुम साइकिल को क्या करो, ऐसे एक जगह रोक करके और उसके पहियों को घुमाओ जोर से, तो तुम अगर देखो तो इसका हर पार्टिकल मूव कर रहा है इस पहिया का, और सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और हर पार्टिकल के मोशन का रेडियस अलग होगा, तो आर ओमेगा अलग होगा, यानी वेलोसिटी अलग होगा। तो इस पहिए के हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग। तुमसे बोले इस पहिए का मोमेंटम बताओ, अब तुम बोलोगे इस पहिए का हर पॉइंट का वेलोसिटी लेंगे, फिर ऐड करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, नहीं करने का जरूरत है। सीधा जैसे पहिए का सेंटर ऑफ मास देखो, जब वो घूम रहा है तो पहिए का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, वो क्या है, एट रेस्ट है। समझ पा रहे हो क्या? इसीलिए जी तुम भैया। बिना ऐड किए बोल सकते हो इस पहिए का टोटल लिनियर मोमेंटम 0 आने वाला है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है। तो जब फॉर्मूला लगाओगे तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट 0 आ रहा है, क्योंकि सेंटर तो अभी भी उसका रेस्ट पे है, बाकी सब रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वहां पे तुम्हारी डेफिनेशन डायरेक्ट तुम यूज करोगे, हेल्पफुल होगा। नहीं तो फिर तुम हर पार्टिकल का वेलोसिटी निकालो, फिर m इंटू भी करो, फिर जैसे हम स्टार्ट किए थे एडिशन करो, इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो मतलब इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, क्योंकि तुम यही चीज करोगे वापस। ये भी तुमको ध्यान रखना, अगर बहुत सारे सिस्टम पार्टिकल वेलोसिटी अलग अलग है तो सिस्टम का मोमेंटम चाहिए, सबका ऐड कर पा रहे हो इसलिए तो ऐड कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिख रहा है, सीधा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू मास कर दो, खत्म। ये मास टोटल मास ऑफ सिस्टम है, बस ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करने के लिए जस्ट हम लोग सेम चीज काइनेटिक एनर्जी के लिए भी दोहरा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी फॉर ए पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी फॉर ए सिस्टम। फॉर ए पार्टिकल हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, उस पार्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर बोले अगर ज्यादा स्पेसिफिक हो गए तो। और अगर बहुत सा पार्टिकल है किसी सिस्टम में तो सारे का काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो। बट बताना हमको क्या था वो देख लो, जस्ट लिखना है तो जस्ट लिख लो, बट इसमें कुछ खास है नहीं, जस्ट फाइनल इक्वेशन ये लिख लो, पी सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो सेम चीज काइनेटिक एनर्जी हम क्विकली डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली कंक्लूजन बताना है इसलिए। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के लिए, और ए पार्टिकल, ठीक है, किसी पार्टिकल के लिए दूसरा हम डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम के लिए। बेसिक वही रहेगा, पार्टिकल की जब तुम डिफाइन कर रहे हो तो सीधा बोलोगे के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। उस पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा हाफ एम बी स्क्वायर। बहुत सारा पार्टिकल तुम्हारे सिस्टम में आ गया, सभी का हाफ एम बी स्क्वायर ऐड कर दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू समेशन ऑफ हाफ बी वन स्क्वायर, सिग्मा यूज कर लेते हैं, चलो समेशन ऑफ हाफ एम आई बी आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम बी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम बी थ्री, जितना भी तुम्हारे पास टर्म्स है। अब जस्ट यहाँ ध्यान दो, इस केस में क्या तुम इस चीज को लिख सकते हो सीधा सीधा, हाफ इंटू मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। पिछले केस जैसे, तुम इसको सीधा ये लिख सकते हो क्या, हाफ इंटू मास ऑफ द सिस्टम देन टोटल मास
m1 प्लस m2 जो भी सबका मास है का एडिशन, इनटू हम सीधा बोलते नहीं, हम बी सबका नहीं लेंगे, हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे। यह फॉर्मूला होल्ड करेगा क्या? जस्ट सोच के बताओ। करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करता है, बिल्कुल ही नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं करता। इसलिए हम तुमको डेरिवेशन करवा रहे हैं। तुम देखो इस एक्सप्रेशन को बदल के, स्क्वायर है, तुम जो डिफाइन कियो किसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास को वो लीनियरली डिफाइन कियो, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, जी और ये m1 हाँ v1 स्क्वायर है प्लस v2 स्क्वायर है प्लस v3 स्क्वायर में इक्वेशन है। तो तुम जी इसको बीसी में ले आने की कोशिश करोगे तो डायरेक्टली ये यह नहीं होगा, पहले समझ लो, डायरेक्टली ये यह नहीं होगा। कन्वर्ट इसको किया जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, तुम इसको कुछ ए प्लस बी प्लस जबरदस्ती का कुछ लगाओगे, बट डायरेक्ट ये सिंपल डायरेक्टली ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, जी ये नहीं आएगा। तुम कन्वर्ट करने की कोशिश करो, यही से बोले लॉजिक से जाओ, तुम सिंपल सबका सम करो। मोमेंटम वाले में चूंकि लीनियर इक्वेशन होता है m1 v1 प्लस m2 v2, तो उसको बीसी में डायरेक्टली बदलना इजी होता है, तो आ जाता है वहां, बट यहाँ पे नहीं आ पाता, तो यहाँ पे नहीं लगाओगे, यहाँ पे तुमको सबका ऐड करना होगा, काइनेटिक एनर्जी तुमको सबका ऐड करना पड़ेगा, इसके में तुम बच नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना, जस्ट इसलिए बताना था इसको, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात यह चीज पे सोचना, क्योंकि हमको भी अच्छे से ध्यान नहीं है, बट हमको लगता है ये भी इक्वेशन शायद गलत ही होगा, जस्ट सोचना खुद से। हम यह इक्वेशन लिख दें, तुम जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m होता है। जी अगर हम यह लिख दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बाय 2m, यह इक्वेशन होल्ड करेगा या नहीं, जस्ट खुद सोचना। हम लिखे हैं यह क्वेश्चन, ये इक्वेशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तुमको खुद से डिसाइड करना है। तो हम व्हाट लगाते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास तुम जानते हो, हाफ m क्या होगा, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास जानते हो, करना देखना दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, तमीज से बात करो। सबको बहुत अलग। चलो ठीक है, ये जस्ट कुछ हम लोग ऐसे ही कर लिए, ठीक है। और फिर हम लोग अब आते हैं उस पे, मोमेंटम डिफाइन कर दिए, ठीक है। और सेम चीज यहाँ जस्ट बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, सेम चीज पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात आए सिस्टम का, मान लो 5-7 पार्टिकल है, तुम उसका पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो, तो क्या लोगे, ग्रेविटेशनल वाला का बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं, mgh सबका ऐड करोगे, करोगे ना। वो अभी चूंकि लीनियर रिलेशन है, तो तुम सीधा सीधा बोल सकते हो कि किसी सिस्टम का हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम सबका mgh नहीं जोड़ेंगे, सीधा क्या लेंगे, टोटल मास सिस्टम का इंटू जी इंटू हाइट किसका लेंगे, सेंटर ऑफ मास। लीनियर रिलेशन है, इसलिए होल्ड कर जा रहा है। तो बेसिक क्या इन सबका, सिस्टम का जब भी तुम्हें कोई प्रॉपर्टी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, हर पार्टिकल क्या करना होगा, तुमको ऐड करना होगा। अब वो ऐड करके सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट हो गया, तो सेंटर ऑफ मास वाला हम लोग याद कर लेते हैं, नहीं कन्वर्ट हुआ तो फिर बेसिक से जाओ सबका ऐड करके, बेसिक से जो ऐड करने वाला चीज है वो सब में होल्ड करेगा। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज सम ऑफ सबका मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी मतलब सम ऑफ सबका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब सम ऑफ सबका पोटेंशियल एनर्जी। अब यही सम जो है अगर सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट हो गया तो तुम याद कर लेते हो, नहीं कन्वर्ट हुआ तो बेसिक से जाओ, तो बेसिक सब जगह काम करने वाला वो सम वाला आइडिया, कि मोमेंटम का सम काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, ठीक है। और उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, उसका कंक्लूजन ये होता है कि सिंपली तुम्हें निकालना है, जस्ट लिख लो, यूज करेंगे कहीं भी हम लोग, अगर किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, खासकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो m1 g1 h1 सबका ऐड नहीं करेंगे, सीधा सीधा टोटल मास इंटू जी इंटू सेंटर ऑफ मास का लेंगे, हाइट, खत्म। करने वाला जस्ट बोल दिया, क्योंकि लीनियर रिलेशन है, मोमेंटम जैसा ही कुछ होगा, जस्ट लिख लो m1 gh1 m2 gh2 सब में कॉमन ले लो, फिर डिवाइड मार दो टोटल मास से, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा वो, फिर सेम चीज होगा। तो खत्म करते हैं इसको, हम फिर आते हैं इस पे। अब है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले बोल देते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि तुम लोग समझ चुके हो कुछ हद तक इसको। ये क्या हुआ, देखो ये सिंपल बोलता है, कोई भी सिस्टम है, तुम लोग जान ही रहोगे ऑलरेडी, तो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे नहीं हम लोग। कोई भी सिस्टम ऐसा है जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई सिस्टम ऐसा है जो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बोलता है सिंपली ये कि उस सिस्टम का टोटल लिनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
अगर तुम मोमेंटम का डिफरेंशिएशन लोगे तो वो 0 आएगा, मतलब मोमेंटम जो रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल स्टेटमेंट, जस्ट लिखना है तो लिख लो क्विकली। F external on a system equal to 0 implies the momentum of the system remains constant. पूरा अगर तुम्हें अच्छे से भाषा में लिखना है तो लिख सकते हो, बट हम वो ना लिखेंगे नहीं। F external on a system, F external मतलब net F external, ऐसा नहीं हम बोलो, टोटल F external देखना तुमको। on a system is 0, then total linear momentum को सिंपली मोमेंटम भी बोला जाता है, अगर मोमेंटम बोले तो लिनियर ही होता है। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains constant. अरे यार स्क्रीन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? जी भैया। रिमेन्स कांस्टेंट। चलो ठीक है, प्रूफ बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। अगेन उस इक्वेशन से जा सकते हो। हम लोग प्रूफ या डिस्कशन नहीं भी करें तो चलेगा, क्योंकि तुम लोग जान रहे हो एक्चुअली। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता था, इक्वेशन बोलो क्विकली। डीपी बाई dt। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, मतलब वो वाला सेंटर ऑफ मास है वही चीज। डीपी किसका, मोमेंटम किसका, सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स, ये ध्यान रखना जो तुम बोल रहे हो एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी बाई डीटी, वह सही नहीं होगा। ms इंटू वीसी। एफ नेट इक्वल टू डीपी बाई डीटी होता है, जो न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन है। सेंटर ऑफ मास के टर्म से बोल लो, यहाँ पे सिर्फ एफ एक्सटर्नल है यहाँ पे, बट जब तुम मूल लेते हो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वहां पे जो इक्वेशन होता है एफ इक्वल टू एम ए, या तुम बोल रहे हो डीपी बाई डीटी, वही चीज है। एम डी बाई डीटी को बोलते हैं, वहां पे एफ नेट होता है। डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना। उसमें इंटरनल एक्सटर्नल सब लेते हैं हम लोग जब वो न्यूटन सेकंड लॉ का एफ का बात करते हैं, तो बट इसी इक्वेशन में देखो सिर्फ एफ एक्सटर्नल है। और इसका प्रूफ हम लोग किए हुए थे ऑलरेडी, बताए हुए थे कि सम अप करोगे तो इंटरनल फोर्स ऐड होकर 0 हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन में इंटरनल फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं करता, वेलोसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो यहाँ से सीधा, सॉरी यार एसी होगा ना यहाँ पे, जी भैया। तो यहीं से तुम बोल सकते हो, अगर ये कोई बोल रहा है भाई अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एसी 0। एसी 0 तो बीसी कांस्टेंट। अब अभी जस्ट लिखो मोमेंटम ऑफ सिस्टम का डेफिनेशन, मास ऑफ द सिस्टम टाइम वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। इसको पहले इसको लिख दो। कांस्टेंट, और ये जब कांस्टेंट, तो इसी को हम मास से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो मोमेंटम कांस्टेंट। देखो यहाँ मोमेंटम का इक्वेशन, यहाँ देखो मोमेंटम सिस्टम ms टाइम bc, मास तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, और bc कांस्टेंट हो गया क्योंकि एक्सटर्नल 0 है, एक्सीलरेशन 0 होने का। तो भाई ये प्रोडक्ट यानी मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट खत्म। तो यहां से हम बोलेंगे p ऑफ द सिस्टम, अगेन ध्यान रखना p ऑफ द सिस्टम बोल रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, बट ओवरऑल पूरा मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो चेंज नहीं हो रहा। p ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, अगर f एक्सटर्नल 0 है तो। इस प्रिंसिपल को हम लोग प्रूफ भी कर लिए, प्रूफ बहुत इजी है, बहुत इजी है। यानी सिस्टम का अभी जितना मोमेंटम है कुछ देर बाद ही वही मोमेंटम रहेगा। ठीक है, क्विकली लिखना है तो लिख लो, लिख लिए तो बोल दो। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एमएसी, वापस से बोल दे, बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है सेंटर ऑफ मास के लिए, एटलीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल। कहीं पे कोई पॉइंट लिख के वापस से बोल रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा भी है तो ऑप्शन में तुमको कोई पॉइंट लिख के आएगा, जस्ट पॉइंट, कोई स्टेटमेंट जैसा लिख के आएगा। अगर तुम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, तुम अगर उसको कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, सही लग रहा है गलत लग रहा है, इस इक्वेशन से सोचने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा चांस होता है आंसर आ जाता है।
इसलिए बार बार हम जहां भी कर रहे हैं इस इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं से कंक्लूजन निकाल रहे हैं जो भी नया, मतलब ये बताना चाह रहे तुम लोगों को कि यहीं से सारा निकला हुआ है सेंटर ऑफ मास का। चलो ठीक ये है, हो गया लिख लिए। जी भैया। मनीषा लिख ली क्या? जी भैया। ओके चलो, कल वाला ही क्वेश्चन है, कल वाला ही क्वेश्चन है, कल हम लोग किए थे बट आज हम लोग इसे करने वाले हैं, इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करने वाले हैं। सेम इक्वेशन आएगा बट मुंह से बोलोगे कि हम कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम यूज कर रहे हैं, और कल तक हम लोग बोल रहे थे कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एमएसी यूज कर रहे हैं, तो वही इक्वेशन आने वाला है, बट जस्ट एक बार कर लेते हैं हम लोग तमीज से कैसे क्वेश्चन किया जाता है इस प्रिंसिपल से यूज करके। क्वेश्चन क्या है वो देख लो, इजी है, कल तुम लोग क्वेश्चन समझ चुके हो तो ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, जस्ट बता रहे हैं क्या करना। सिंपल, एक आदमी M1 मास का जो M2 मास के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो प्लेटफॉर्म फ्रिक्शनलेस है। प्लेटफॉर्म, इस पे एक आदमी खड़ा है, इसका मास M2, हाँ M2, आदमी का मास M1, यह आदमी VR रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म गया, VR मूव कर रहा है, तो बताना है M2 कितने वेलोसिटी से रिक्वाइल करेगा। तो मान लिए इधर की तरफ V से गए, तो यहाँ वापस से बोलते हैं VR जो है इज द वेलोसिटी ऑफ या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है, और यह V जो तुम अज्यूम किए जो तुम्हें निकालना है यह क्या है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो यहाँ बोला भी नहीं है किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, कहा गया फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म का रिक्वायर्ड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं बना तो ग्राउंड फ्रेम में निकालना। तो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपल तुम ऐसे लिखोगे कि इस पूरे सिस्टम पे, सिस्टम पर तुम्हें बताना होगा कि जब भी प्रिंसिपल लगा रहे हो तो किस सिस्टम के लिए लगा रहे हो, तुम बोलोगे हम मैन प्लस प्लेटफॉर्म को सिस्टम मान लिए। अगर यह क्वेश्चन तुम अगर किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में सॉल्व करते हो तो तुमको क्लियरली यह बाउंड्री दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि यहाँ टेकिंग मैन प्लस प्लेटफॉर्म एज ए सिस्टम, इसको सिस्टम मान लिए। उसके बाद बोलोगे कि इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में नो एक्सटर्नल फोर्स है, नो एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल नहीं बोल रहे, अपने को इंटरनल से जरूरत ही नहीं उस प्रिंसिपल में। इंटरनली ऑब्वियस ही बात है, या आदमी और इसके बीच फ्रिक्शन लग ही रहा होगा तभी आदमी चल पा रहा होगा, तो आदमी चलेगा कैसे, आदमी और इसके बीच जस्ट वो बता रहे थे, समझ में तुम लोग को है, इसमें भी फ्रिक्शन लग रहा है बट उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल ऑन दिस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल में ग्रेविटी लग रहा है इसलिए वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्व होगा, इसका गारंटी हम नहीं ले सकते। एफ एक्सटर्नल ऑन दिस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल, या एक्स डायरेक्शन बोलना है या जो बोलना है बोल लो, एक्स ही बोल देते हैं, एक्स डायरेक्शन मतलब इसके अलोंग कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे नहीं है, हेंस टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला टोटल मोमेंटम, मतलब इस आदमी का मोमेंटम प्लस इस प्लेटफॉर्म का मोमेंटम हमेशा सेम होना चाहिए। तो एट t इक्वल टू 0 दोनों चूंकि रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे होगा या रेस्ट पे ही मान के चलेंगे, तो इनिशियली दोनों का मोमेंटम कितना होगा, m1 इंटू v1 भी 0 v2 भी 0, तो इनिशियल मोमेंटम यानी p इनिशियल इक्वल टू, हम इक्वेशन यहाँ लिखने वाले हैं, बहुत कुछ हम मुंह पे ही बोल दिए, लिखे नहीं पहले ही बोल देते, p इनिशियल ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का p लिख रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, x डायरेक्शन, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में कंजर्वेटर इज इक्वल टू p फाइनल of the system in horizontal direction। जब हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व करा रहे हो तो तुम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लोगे, अगर इनकेस तिरछा पिरछा कुछ भी हो या कंजर्वेशन लगाते हो तुमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेना, और क्वेश्चन बोला तिरछा कूदा 30 डिग्री पे तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाओगे तो सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 30 वाला ही लोगे, इसलिए बार-बार हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल वर्ड। यहां हम लिखेंगे एक्स डायरेक्शन इनिशियली सारा चीज रेस्ट पे था तो प्लैंक भी रेस्ट पे थे, m1 v1 v0 m2 v2 v0 खत्म,
वो लिखने वाला इज इक्वल टू फाइनली m1 आदमी जो है m1 इंटू उस आदमी का वेलोसिटी, आदमी का मोमेंटम निकाल रहा है, तो आदमी का मोमेंटम लेंगे तो m1 इंटू वेलोसिटी कौन सा, ग्राउंड फ्रेम वाला मोमेंटम चाहिए हमको। तो अगर यह लेते हैं v मोमेंटम देगा हमको इसके रिस्पेक्ट में, तो m1 इंटू ग्राउंड फ्रेम वाला वेलोसिटी, तो vr विद रिस्पेक्ट टू ये प्लैंक है, जब प्लैंक या प्लेटफॉर्म है, अब बोले तो जिसके रिस्पेक्ट में ले रहा हो उसका ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे भी, बट भी अपोजिट में है, तो ऐड करोगे तो प्लस प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म यानी इसका m2 इंटू उसका वेलोसिटी, और उसका वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में ही था, वापस से बोल रहे हैं यह v जो तुम लिखे हो ये ग्राउंड फ्रेम वाला ही है, ऑफ प्लेटफॉर्म, v ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इक्वल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो m2 इंटू सीधा सीधा v, बट v किधर है, नेगेटिव में, साइन के साथ लेते हैं, ये सब चीज तुमको ध्यान रखना बस। सेम इक्वेशन कल वाला आ रहा है क्या, सेम इक्वेशन आ रहा है, और पूरा पूरा बोलने का चेन ही डिफरेंट हो गया। हम बोल रहे हैं इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम, कल क्या बोल रहे थे हम लोग, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो F इक्वल टू एमएसी होता था, एक्सटर्नल इक्वल टू एसी जीरो है, तो बीसी कांस्टेंट है, बीसी कांस्टेंट और बीसी इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो होगा। इक्वेशन से मारा था, मुंह से शब्द अलग बोल रहे थे, और कुछ बस लिख लो, जस्ट लिखना। वापस स्टेप्स बोल देते हैं। सबसे पहला स्टेप, चूज योर सिस्टम। सेकंड, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द सिस्टम। अगर एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें जीरो दिख रहा है किसी भी एक डायरेक्शन में, मान लो तुमको एक्स में दिख रहा है कि हाँ कोई फोर्स नहीं एक्सटर्नल, तो एक्स का मोमेंटम कंजर्व करा दो। वाई में अगर दिख रहा है कोई फोर्स नहीं तो वाई का मोमेंटम कंजर्व करा दो। दोनों तरफ दिख रहा है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो दोनों का मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो। जिधर फोर्स नहीं लग रहा एक्सटर्नली उधर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है वर्टिकली ग्रेविटी लग रहा है, तो वर्टिकल में रिस्क है, उसमें मोमेंटम हम कंजर्व नहीं कराएंगे। और वैसे भी क्वेश्चन वाला हॉरिजॉन्टल में सब कुछ दे रहा है, तो नहीं भी सोचो तो हॉरिजॉन्टली तुम नेचुरली भी लगाओगे, बिना सोचे भी कोई लगाएगा इस क्वेश्चन में तो वही करेगा। बट तुमको समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, सच में क्या कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में तुम देख रहे हो, हॉरिजॉन्टली में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, नीचे से स्मूथ सरफेस है, और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो तुम सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिए, मास ये मैन प्लस प्लेटफॉर्म, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं सिस्टम पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल का मोमेंटम कंजर्व करा दिए, इनिशियल फाइनल इक्वल कर दिए। इनिशियल मोमेंटम इनिशियली सब रुका हुआ था, तो इनिशियली सबका मोमेंटम जीरो इज इक्वल टू फाइनली जो भी सीन हुआ बीआर यूआर जो भी हुआ माने, और फिर लिखे इक्वेशन। बट ये साइन वगैरह का ध्यान रखना, वापस से बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज बहुत लोगों का मिस्टेक होते रहता, तो ये तुमको अगर अभी सही हो जाता तो बहुत सही रहेगा। और एक बार अगर नहीं होता तो आदत में पड़ जाता है गलती करने का, तो हमेशा के लिए रह जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सतर्क होकर करो। चलो ठीक है, फिर लिख लिए तो बता देना, जस्ट अगर क्लियर है तो ठीक है, तो अगर नहीं क्लियर है फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो लिख लो कॉपी में क्लियरली कि हाँ सिस्टम हम लिए इसको, फिर देखिए हॉरिजॉन्टल को एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जीरो है, इसीलिए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल का मोमेंटम कंजर्व है। अब आगे समझ गए तो फिर तो कुछ नहीं होता, लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, देखो तिरछा वाला, कल ही किए थे हम लोग। अगेन बोल रहे हैं ये क्वेश्चन सब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इजी लेवल का प्रॉब्लम है, बट हम तुमको पर्सनली बोल रहे हैं इनमें अगर तुम अच्छे से समझ लेते हो चीजों को तो टफ क्वेश्चन में भी तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम लगा लोगे। होता कुछ नहीं है, दो तीन चीज को मिला दिया जाता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में, ब्रेक करोगे इन क्वेश्चंस को ना तो यही क्वेश्चन सब जोड़ दिया गया था, दो तीन क्वेश्चन को तो अच्छा क्वेश्चन। गन है मास का, मान लो एक गन नीचे, और इससे एक बुलेट फायर किया गया, बीआर रिलेटिव टू द बैरल ऑफ द गन एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यानी यहां से बंदूक को छोड़ा गया बीआर से विद रिस्पेक्ट टू बंदूक एट एन एंगल 60। हम कंपोनेंट ले लेते हैं बीआर cos 60, कल जैसा ही कुछ। ये जो भी कंपोनेंट ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू बैरल वाला है कंपोनेंट, बीआर √3/2 बीआर sin 60। अगेन इन दोनों को सिस्टम लो, मान लो इसका पूछा गया वेलोसिटी का, वेलोसिटी मानिए v इधर, अगर तुम v पीछे नहीं आगे ही मानोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो नेगेटिव आ जाएगा अगर साइन वगैरह सही से लोगे। ठीक है, तो यहाँ दिए हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अब ये स्मूथ ये नहीं रहेगा ना, अगर फ्रिक्शन वगैरह लगा दिया फिर ये बहुत क्वेश्चन मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा।
फ्रिक्शन कब कितना लग रहा है, इतने देर में क्या क्या हुआ होगा, बहुत सारी चीजें तुमको देखना पड़ेगा। तो फिर तुमको बेसिक से जाना पड़ेगा फिर ऐसे क्वेश्चन फिर तुम डायरेक्टली कोई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हो, फिर तुमको वही जाना पड़ेगा, फिर F = ma से ही जाना पड़ेगा तमीज से, अगर नीचे ही फ्रिक्शन लगा दिया तो एक्सटर्नल। जनरली ऐसा नहीं करता है, पहले बोल देते हैं, अगर इनके साथ ऐसा करे वैसे कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे वैसा ही मिलेगा बेसिक से करने वाला, तो भी हम चलो तो इस सिस्टम ले लिए बंदूक प्लस गोली को, तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल का मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं, ध्यान देना उस मोमेंटम में वर्टिकल वेलोसिटी नहीं लेंगे, बिल्कुल ही नहीं लेंगे। तो अब सीधा हम इक्वेशन लिख रहे हैं, टेकिंग ये दोनों को एज ए सिस्टम ले लिए, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, ये मेरा आर्गुमेंट होगा, और वहां से कंक्लूजन निकलेगा कि हमारी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लिनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन वाला मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं, वाई में वैसे भी कंजर्व नहीं है इस क्वेश्चन में करते करते, वाई में क्या। चलो ठीक है फिर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखे हैं, हाँ चलो लिखो, तो क्या लिखोगे बताओ। इनिशियल मोमेंटम सब चीज रुका हुआ था तो उसको 0 ही प्लस 0 लिखो, छोटा m का भी 0, बड़ा m का भी 0, दो टर्म लेफ्ट में आ गया। फाइनल मोमेंटम, फाइनल अगर बात करें तो कैपिटल M का आसान है लिखना, पहले कैपिटल M का ही लिख लो, कैपिटल M टाइम्स माइनस v, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम का ही वेलोसिटी था तो अपने को टेंशन भी नहीं है कुछ रिलेटिव वगैरह का। बट जब इसमें आएंगे स्मॉल m में तो बोलेंगे m टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल वाला वेलोसिटी, ऐड कर दो, ये तुम्हें क्लियर ना, ऐड कर रहे हैं, अगेन बोल रहे हैं ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दो, हाँ तो प्लस, ये ध्यान रखना, क्योंकि तुम अगर अपोजिट माने रहोगे तुम्हारा आदत में रहेगा माइनस करने का, तुम वहां पे माइनस कर दोगे, ये भी तुम इधर ना मान करके इधर मानने होते हैं इनकेस, तो तुम ऐड करते भी को, बल हो गया। अब यहाँ से तुम निकालना भी और फिर वही तुम्हारा भी हो जाएगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द, तो तुम क्या कर रहे हो, ये सच में इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन है, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है चलो ठीक है फिर लिखिए तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस पे पहले बोलते हैं क्वेश्चन बहुत तरह से बनता है, स्प्रिंग वगैरह ला करके वगैरह वगैरह बहुत तरह से बनता है, तो प्रैक्टिस इस पे अच्छा करना होगा तुम लोगों को, 20 30 40 क्वेश्चन कम से कम इस पे कर लेना, हम तुमको भेजेंगे कहीं कैसे क्वेश्चन लगेगा यही, बट तुम थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करोगे तब तुमको आइडिया लगेगा कैसे कैसे सोचा जाता, करोगे यही चीज सारे क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन में भी, बट थोड़ा अच्छे से लगाना हो। चलो ठीक है, हटाएं इसको क्या, जी भैया। यह क्वेश्चन देखो, ऐसे ये SC वर्मा का क्वेश्चन है, 40-50 के बाद कहीं ये क्वेश्चन दिया होगा, सीधा सीधा वही क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन, जो सोचो क्या कर सकते हो। तो जब भी देख रहे हो, मतलब ये मोमेंटम कंजर्वेशन का ख्याल तुमको तब आना चाहिए जब भी सिस्टम हो तुमको दिख रहा है कि किसी एक तरफ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, सब कुछ स्मूथ वगैरह दिए हुआ है एक्सटर्नली, तो समझ जाना कुछ उसका गेम होगा। और इस क्वेश्चन में वैसा ही देखो, लैंग्वेज से क्लियर पता चलता है, प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, अज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस सरफेसेस बोल दिया, मतलब इस सब का कुछ ना कुछ हिंट्स है, कंजर्वेशन वगैरह मतलब समझ जाओ, एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लग सकता है कुछ ऐसा, या मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है, जी बिल्कुल। तो चलो जस्ट तुम ही लोग को थोड़ा हिंट देना कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, अगर फर्स्ट टाइम को देखता है तो थोड़ा सा ये हो सकता है, बट ठीक है, क्या होगा देखो, क्वेश्चन पूछा क्या हुआ देखो, हाँ बोलो, भैया उससे नहीं बना सकते, पहले वाला इस था कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो, जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे 2 दिन पहले, उससे भी बना सकते हैं क्या? उससे तुम डिस्प्लेसमेंट देखो, वह क्वेश्चन वहां पे भी सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट वहां पे तुमसे पूछा गया था जब स्मॉल नीचे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M कितना होगा, बट यहाँ पे क्या, जब स्मॉल m नीचे आ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M कितना होगा ये पूछा जा रहा है, तो भैया इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h cot थीटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो भी हम बिल्कुल सही बोल रहे हो वैसा ही कुछ आएगा, डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, तुम यहाँ पे L दिए हुआ था, तुम यहाँ निकाल लो L मतलब बेस निकाल लो, थीटा से tan वगैरह कॉट लगा करके, जी जस्ट जो 4 मिनट टाइम लो, कुछ करने की कोशिश करो, ओपन सोचो, हम ये नहीं बोल रहे हैं मतलब कि तुम अभी मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हो तो यही सोचो, लगाओ, और तुमको लगता है वहां से कुछ कर सकते हैं तो करना, घर पे जाना और एनालिसिस करना टाइम लेकर, वो स्टार्टिंग में करना भी चाहिए, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो डिस्प्लेसमेंट का अगर बात हो तो ये ऐसा कुछ चलेगा इतना,
विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। अगेन बोल, तो डिस्प्लेसमेंट पूछता फिर तो इजी था, ये निकाल लो, इसको मान लो x गया डिस्प्लेसमेंट, और फिर वो पिछला वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। तुमसे पूछा गया जब ये m यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम कितना होगा। यानी ये अगर मान लो यहाँ आया होगा, इस टाइम इसका कुछ वेलोसिटी होगा, उसी टाइम जस्ट ये जब पहुंचा उस टाइम इसका कितना वेलोसिटी होगा, ये वाले का। ये कुछ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा उस टाइम बी से, बट इसका वेलोसिटी कैसा होगा ये बताओ। इसका वेलोसिटी जब ये आएगा तो कैसा होगा। देखो अगर बड़ा वेज फिक्स होता, रुका होता ना, तो यह अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इसका वेलोसिटी होता। जी भैया। इसको मान लेते हैं कुछ और, क्या माने हम, इसको मान लेते हैं एक सेकंड को यू, नाम कुछ भी दे सकते, यू मतलब इनिशियली मत सोच लेना, मतलब यू जस्ट हम रैंडमली ले लेंगे, यू मान लीजिए। बट ये यू जो होगा ना विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम होगा, क्योंकि हो क्या रहा, देखो ये वेज अगर फिक्स होता तब ये ऐसे आता, बट वेज भी तो ऐसे जा रहा है, तो ये वेज के रिस्पेक्ट में ऐसे आ रहा है, प्लस ये वाला भी इसको मिलेगा। वही चीज रिलेटिव वाला जो बार बार बोल रहे हैं, हमारा वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में पता है, बट ग्राउंड फ्रेम में निकालना है, तो मेरा उसके रिस्पेक्ट में प्लस वह कैसे मूव कर रहा है। तो यह यू जो है वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम है, इसमें ऐड करना होगा तुमको क्या, ये वाला भी ऑफ द कैपिटल एम, तब जाके इसका ग्राउंड फ्रेम का वेलोसिटी मिलेगा। तो अगर तुमसे को पूछे स्मॉल एम का ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी क्या, तो हम बोलेंगे ये यू प्लस ये बी का वेक्टोरियली रिजल्टेंट निकालो, ये तुम्हें देगा इसका नेट वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम इन ग्राउंड फ्रेम, जब ये बॉटम पे आया, और तुमको ग्राउंड फ्रेम का ही वेलोसिटी चाहिए जब तुम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हो, तो m1 v1। और यहाँ पे तुम सिंपल हॉरिजॉन्टली में मोमेंटम कंजर्व कराओगे, जो वर्टिकल में ग्रेविटी वगैरह लग रहा है उसका श्योर नहीं हो, हॉरिजॉन्टल में लगाओगे तो इस u और v का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे, उसको m से मल्टीप्लाई करोगे, वह तुम्हें इसका मोमेंटम देगा हॉरिजॉन्टल में, इसका मोमेंटम इजी m इंटू माइनस बी, दोनों का सम इज इक्वल टू, पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही है, तो पहला इक्वेशन यहाँ हो जाएगा, हम जस्ट लिख रहे हैं 0 प्लस 0 इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम m इंटू माइनस बी, इसका हो गया प्लस छोटा m का अगर बात करें तो m इंटू इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, तो देखो क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तुम्हें क्या करना होगा, ये u का ये वाला कंपोनेंट लेना होगा, ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना है जी मोमेंटम। तो देखो थीटा से जस्ट देखो गौर करिएगा, थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बताओ, तुम लोग बताओ, डायग्राम से दिख नहीं रहा है एक्चुअली, 90 माइनस थीटा ही होगा शायद, लग रहा है हमको ये थीटा ही होगा, जस्ट देखना घर पे जाकर के सिंपल लीनियर पेयर अगर लगा, तो u cos थीटा m इंटू यू cos थीटा प्लस में चलेगा, ये हॉरिजॉन्टल सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले रहे हैं, माइनस v भी तो इसको मिलेगा ग्राउंड फ्रेम वाला, उसके रिस्पेक्ट में था u cos। यह इक्वेशन देख लो पहले, यही असली है इसका मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन, ये है मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन। पहला इक्वेशन हो गया, देख लो इसमें डॉट है तो पूछ लो किसी को नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन, और इस इक्वेशन में देखो तो ना तुम्हें भी पता है ना तुम्हें यू पता है, क्वेश्चन वाला पूछ रहा है भी, वेलोसिटी ऑफ द ट्रायंगुलर वेज, तो इस इक्वेशन में ना तुम्हें भी पता है, तुम भी खुद से माने हो, यू भी खुद से माने हो, दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही अभी सॉल्व नहीं कर सकते हो, एक और इक्वेशन तुम्हें बनाना होगा भी और यू में, कोई बताओ क्या कर सकते हैं दूसरा इक्वेशन के लिए। कोई बताओ, मनीषा कुछ आइडिया आ रहा है क्या तुमको, क्या लगा सकते हो दूसरा कुछ इक्वेशन के लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम, पूरे सिस्टम पे यहां से यहां तक
इसको मान लो इनिशियल और इसको मान लो फाइनल, लगा दो टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, खत्म। यहां से यहां तक अगर देखें तो हम बोलेंगे भाई ये तो हॉरिजॉन्टली कैपिटल एम पे जो ग्रेविटी फोर्सेस देखो इस पे लगा होगा mg नीचे, बट ये मूव कैसे कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो दोनों के बीच एंगल तो 90 है, तो कैपिटल एम पे ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रहा। यहाँ का नॉर्मल अगर बात करें तो वो वर्क नहीं करेगा। इस एम पे जो नीचे mg लग रहा है वो कितना वर्क करेगा, mg इंटू एच, सीधा सीधा बोले थे mg जिधर उधर वाला ही लेते हैं हाइट, mg इंटू उसी का लॉन्ग वाला, तिरछा हाइट का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता, कंपोनेंट लोगों को बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ वही वाला हाइट लेते हैं। mg इंटू एच हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m बड़े वाले का, दोनों को एक साथ लेके लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को एक साथ सिस्टम माने उस पूरे पे लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m b स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और स्मॉल m का फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m b स्क्वायर, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट का स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर लोगे तो वो लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा, हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसका स्क्वायर करना होगा। जाके घर पे सोचना, ये वापस से नहीं बोलने वाले। यू और भी कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है, दोनों फैक्टर 180 माइनस थीटा, एंगल बिटवीन टू फैक्टर जाके देख रहा, अगर अभी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर लिखोगे, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है तो माइनस 2u भी cos थीटा। ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियली सारा सिस्टम तो रेस्ट पे ही था, तो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करो या नहीं करो फर्क पड़ता नहीं, बस समझने के लिए लिख रहे हैं, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, दोनों को एक साथ सिस्टम लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए। दोनों इक्वेशन तुम्हें तमीज से सॉल्व करना होगा, यू भी आएगा भी आएगा, क्वेश्चन वाला भी ही पूछा है तुमसे, यू भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन में तुमसे बोला जाए जब ये नीचे पहुंचा तो छोटे वाले ब्लॉक का वेलोसिटी कितना था, तो यू भी निकालो वी भी निकालो, दोनों का रिजल्टेंट आंसर रिपोर्ट करो। ये भी ध्यान रखना, बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, एससी में भी यही पूछा गया कि बड़े वाले ब्लॉक का तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा भी, सीधा सीधा भी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, भी निकालना, भी तुम्हारा आंसर होगा, बहुत अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आएगा, थीटा उटा अगर हम आएगा एम लंबा सा एक्सप्रेशन आता है, एससी में इसका आंसर भी दिया हुआ, देखना हो देख सकते हो फाइनल आंसर, कल हम लोग आंसर मैच करेंगे। और इसका अगर पूछेगा तो इस इक्वेशन से यू भी निकालना भी निकालना, इन दोनों का फिर रिजल्टेंट रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2u भी, इसलिए क्योंकि cos में 180 माइनस थीटा, थीटा नहीं एंगल 180 माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा। दोनों इक्वेशन सॉल्व करना, आंसर तुमको रिपोर्ट करना है, जस्ट देखो लगाना कैसे, इसके बाद तो सब सॉल्व कर लेगा, यहीं तक मैंने पहुंचा, उसका तो मैथ से सॉल्व करो घस के, ठीक है यही है फिर, ठीक है चलो फिर बेसिक तुम्हारा हो गया। क्वेश्चन इस पे बहुत तरह से बनाया जा सकता है, पहले बोलते हैं तो तुम्हारे दिमाग में वर्क एनर्जी थ्योरम भी चमकते रहना चाहिए, पहले बोल देते हैं, ये कहीं भी लग सकता है, सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन में कहीं भी मिक्स हो सकता है। और जस्ट देखना गौर से, दोनों को एक साथ लेके हम इसलिए सॉल्व किए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए हैं, सिर्फ एम पे अगर लगाओगे ना, सिर्फ एक को पकड़ के लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो प्रॉब्लम है, सोचना घर पे जाकर के ऐसा हम क्यों किए कि दोनों एम प्लस कैपिटल एम को एक साथ लेके वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए, देखो गौर से यहाँ पे दोनों पे एक साथ लगाए, ऐसा क्यों किए, फायदा क्या हुआ, इस क्वेश्चन में और कुछ भी सोचा जा सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसे दोनों पे साथ ही क्यों लगा, सिर्फ स्मॉल एम पे ही लगा देते, सिर्फ स्मॉल एम पे बोलते कि यहाँ से नॉर्मल लग रहा है, एक एमजी लग रहा है, फोर्स दो फोर्स है, अच्छा ये बताओ इस पे कितना काउंटर फोर्स लगेगा, नॉर्मल और ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी लगेगा, और बोलो और कुछ क्या, फ्रिक्शन वगैरह दिया नहीं है तो फ्रिक्शन लोगे नहीं, फ्रिक्शन वगैरह दिया नहीं इसके बीच तो बोलेंगे नहीं, एमजी लेंगे, वही एमजी का दो कंपोनेंट हो जाएगा, तो तुम बोल ये बताओ इस पे जो नॉर्मल लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, छोटा एम पे, छोटा एम पे जो इंक्लाइन पे नॉर्मल लगेगा वो वर्क कितना करेगा, नहीं करेगा, यही इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन में, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक जो है ना वो भी मूव कर रहा है, तो अब नॉर्मल इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं रहेगा,
क्योंकि सच में ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन चलता तब 90 होता, बट ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नहीं चल रहा है ग्राउंड प्लेन में, यू भी चल रहा है और भी चल रहा है। जी भैया, हाँ भैया। और इसी से बचने के लिए हम क्या किए, दोनों को एक साथ लगा दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसी क्वेश्चन में तुमसे हम हाँ ये भैया। पूछ दे यह जो नॉर्मल लग रहा है एम पे वो कितना वर्क करेगा, तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। जस्ट ऐड कर लो, लिखना है इस पे जो नॉर्मल लग रहा है या नॉर्मल कितना वर्क करेगा जब यह स्मॉल एम यहां से यहां तक आएगा। जस्ट लिख लो, फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन on a small m मेंशन करना होगा कहां से कहां तक वर्क डन, ऊपर से नीचे तक आया, वहां से वहां तक, ये ऐड करना होगा क्वेश्चन में। डायरेक्टली नहीं बोलेगा वर्क डन निकालो, कहां से कहां तक का। तो जब ये ऊपर से नीचे तक आया इतने देर में, इस पे जो नॉर्मल लगा दिया कितना वर्क करेगा, वह जीरो नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि नीचे वाला वेज फिक्स नहीं है। नीचे वाला वेज फिक्स होता फिर वर्क डन जीरो होता। तो अगर तुम सिर्फ इसको लेके लगाना चाहते हो वर्क डन जीरो, लगाओ, फिर नॉर्मल का वर्क डन निकालो, फिर लगाओ। तुमको इस नॉर्मल का भी वर्क डन लेना होगा प्लस इस mg का भी वर्क डन लेना होगा, फिर लगाओ, फिर इक्वेशन तुम्हारा कुछ ऐसा ही बनेगा, बट मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए उसे बचने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं और बुक में भी करता है, दोनों को एक साथ सिस्टम लेके वर्क में हम लगाते हैं। तो नॉर्मल से तुम लोग इसलिए हम बोले हुए थे, नॉर्मल के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन जीरो होता है। मतलब एक नॉर्मल इस पे लग रहा है और एक नॉर्मल इसका इस पे भी तो लगेगा, जी भैया। वह दोनों का जब नेट हाँ करोगे ना वह जीरो आएगा हमेशा, वो हमेशा ट्रू है। बट किसी एक नॉर्मल का वर्क डन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मोस्ट ऑफ द केस में जीरो हो जाता है, क्योंकि तुम जनरली फिक्स वाले चीज पे क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम बोलते हो कि जैसा आ रहा है परपेंडिकुलर है ना, तो नॉर्मल जीरो। तुम ऐसा क्वेश्चन करते थे वर्क एनर्जी थ्योरम में, याद होगा तुम लोगों को, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ऐसा कुछ याद है क्या। जी भैया। तो ये जो भी हिल होता था वो हिल फिक्स है, हिल तो ही ना फिक्स मूव कर रहा है, जमीन पे जो भी पहाड़ है या जो भी है वो फिक्स है, हिल को तुम मूव करता हुआ नहीं मान लो। बट यहाँ पे जो नीचे कैपिटल एम है वो भी अब मूव कर रहा है, तो वो भी अब मूव कर रहा है, तो सच में नॉर्मल इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, तो डॉट प्रोडक्ट वर्क डन में जीरो नहीं आएगा, उसका गारंटी नहीं। बट यहाँ पे होता था इस क्वेश्चन में, चूंकि नीचे जो सर्फेस है वो फिक्स है, वो मूवेबल नहीं होता था, इसीलिए तुम बोलते थे चलो नॉर्मल का वर्क डन नहीं है, जीरो ले। तो मोस्ट ऑफ द केस में नॉर्मल का जीरो होता है, पहले ही बोल देते, क्योंकि चीजें फिक्स होता है मोस्टली क्वेश्चन वगैरह में, बहुत कम ही ऐसा केस होता है। बट ये तुमको ध्यान देना, अगर मूव कर रहा है नीचे वाला चीज तो हो सकता है कि वर्क डन जीरो ना हो। चलो ठीक है, ये भी जस्ट ट्राई करना नॉर्मल के द्वारा वर्क डन कैसे निकालना। फिर इसका हम लोग कर लिए, लगभग प्रैक्टिस कर लिए क्लास में जितना होना चाहिए, बट इतना सफिशिएंट नहीं होगा, पहले ही बोल देते हैं, जिनको तैयारी करने के लिए अच्छे से और क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करना ही होगा। ठीक है, और सारा क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर भी नहीं सकते हैं, तो वही हम लोग क्वेश्चन भेजेंगे। प्लान तो मेरा ऐसा था कि इसी में 40 50 60 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, जनरली करवाया जाता है सारा का सारा क्वेश्चन, नीट के लिए तो नहीं, जो एडवांस के सारा का सारा क्वेश्चन सही है, 50 60 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग का 15 20 क्वेश्चन है जो बायो वाले भी करेंगे तो बहुत ज्यादा ये है ना, स्टार्टिंग का 15 20 क्वेश्चन ईजी है, उसके बाद वाला ऑप्शनल है, ये मनीषा के लिए खास करके, वो अगर करना चाहे तो ठीक है कर लेंगे, नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हैं। बट स्टार्टिंग का 15 20 तुम भी कर सकती हो मनीषा, उसका 10 15 क्वेश्चन तक एटलीस्ट कर सकती हो, और उसके बाद वाला क्वेश्चन तुम लोग पे हम छोड़ रहे हैं, करोगे पूछोगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। वैसे हम भेजेंगे कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके, हम तो कुछ भेजेंगे पीडीएफ में, बट एटलीस्ट तुम लोग के लिए बोल रहे हैं, सिद्धांत समर्थ के लिए, अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इंश्योर करना है एटलीस्ट एससीबी का पूरा क्वेश्चन 50 60 50 के करीब क्वेश्चन है, उसको तुमको पूरा करना होगा। मैकेनिक्स में एटलीस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन सही है, एससीबी का पहले बोल देते हैं, वर्क पावर एनर्जी का भी क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, सेंटर ऑफ मास का भी क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, रोटेशन का भी अच्छा है। उसका इतना कर लोगे तो तुमको करना, मतलब कंपल्सरी ऐसे समझ लो, तुमको उतना तो कम से कम करना ही होगा, कम से कम करना होगा आइडिया के लिए। नहीं अगर कहीं और से कर रहे हो उस तरह का क्वेश्चन तो फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर तुम्हारा वो कंपेंसेट कर देगा, यहाँ से करो या कहीं और से करो। कोचिंग मटेरियल में अगर डाला हुआ क्वेश्चन सब उस तरह का चलेगा, फिर वो भी सफिशिएंट। देखना ठीक है, देखना, तुमको टाइम मिले तुमको डिसाइड करना है। वैसे हम लोग का वैसे वहां ये होता था